प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में। आज के लेक्चर का विषय है वायुमंडल की लंबवत संरचना। इसमें हम वायुमंडल के विभिन्न परतों, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका वायुमंडल है, यह पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न परतों में बटा हुआ है, जिन्हें तापमान के परिवर्तन के आधार पर विभाजित किया गया। अर्थात जो हमें वायु के विभिन्न मंडलों को पढ़ना है, उनका जो डिवीजन किया गया है वो प्रमुख तौर पर तापमान के आधार पर किया गया है। इसमें जो सबसे पहला मंडल है उसमें हम कहते हैं क्षोभमंडल। और जो क्षोभमंडल है यह पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक फैली होती है। यहाँ पर 8 से 18 जो किलोमीटर है, ये दोनों ही अलग अलग ऊंचाइयाँ हैं। जहाँ पर हम देखते हैं जो भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ पर क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है वो 16 से 18 किलोमीटर के मध्य में होती है। 16 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में होती है। वही जो 0 डिग्री है 90 डिग्री है, जिसे हम कहते हैं ध्रुव क्षेत्र या ध्रुवीय या पोल, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर क्षोभमंडल की ऊंचाई सबसे अधिक पाए जाने का प्रमुख कारण है यह है सूर्य का पड़ने वाला प्रकार, जो यहाँ पर लंबवत पड़ता है। वहीं जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर पता है कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, जिससे यह भूमध्य रेखा की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है, जिससे यहाँ की वायु भारी होती है और वो नीचे पाई जाती है। इसीलिए जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर, और जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो 16 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। यदि हम क्षोभमंडल की बात करें तो क्षोभमंडल है, इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश, बादल, आंधी, तूफान, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा और चक्रवात। ये सभी मौसमी घटनाएं आपकी क्षोभमंडल के अंतर्गत ही आती है। दूसरा इसमें एक प्रमुख इसकी विशेषता है, तापमान ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। अर्थात जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर घटने लगता है, और टेम्परेचर घटने की जो दर है वो 1000 मीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड होती है। यदि ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है तो इसे हम कहते हैं सामान्य ह्रास दर। सामान्य ह्रास दर। यदि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसे हम कहेंगे नकारात्मक ह्रास दर, या इसी को हम कहते हैं तापमान की विलोमता। यदि ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है तो इसे हम कहते हैं तापमान की विलोमता। तापमान की विलोमता के प्रमुख कारण शीतकाल में ठंडी और लंबी रातें, दूसरा प्रमुख कारण है वाताग्र। वाताग्र का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दो विपरीत स्वभाव की हवाएं आपस में मिलती हैं। जैसे एक ओर से ठंडी हवा है और दूसरी ओर से गर्म हवा आपस में टकराती है, तो जो ठंडी हवा होती है यह स्वभाव से भारी होती है, तथा जो गर्म हवा है यह स्वभाव से हल्की होती है। जब दोनों हवाएं आपस में टकराती हैं तो जो गर्म हवा है वो ऊपर पाई जाती है और जो ठंडी वायु है वो नीचे के क्षेत्र में पाई जाती है, जिससे कि ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। इसी प्रकार जो अन्य प्रमुख कारण है वो है ओजोन के पास। जो ओजोन लेयर है, यह सूर्य से आने वाली
अल्ट्रा वायलेट किरणों को सोख लेती है, जिससे कि यहाँ का तापमान नीचे की परत से अधिक होता है। यदि हम क्षोभमंडल की बात करें तो यह मानव जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण मंडल है वो है समताप मंडल। और जो समताप मंडल है यह क्षोभमंडल के ऊपर 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होता है। और यहाँ की जो विशेषता है वो है यहाँ पर पाई जाने वाली ओजोन परत। यदि ओजोन गैस नहीं होती तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें पृथ्वी पर आसानी से पहुंच सकती थी। और यदि ओजोन नहीं होती तो यदि जो किरणें हैं क्षोभमंडल के पश्चात दूसरा जो महत्वपूर्ण मंडल है वो है समताप मंडल। जो समताप मंडल है यह क्षोभमंडल के ऊपर 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होता है। जो और समताप मंडल की जो प्रमुख विशेषता है ओजोन परत या ओजोन गैस का पाया जाना। और जो ओजोन गैस है ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि परावैंगनी किरणें धरातल पर पहुंच जाती हैं तो यह मानव व वनस्पति तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि इससे त्वचा संबंधी कैंसर या अन्य त्वचा संबंधी रोग बढ़ने की संभावना होती है। याद रखना, समताप मंडल में जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है ओजोन परत के बारे में। और जो ओजोन लेयर है ये मुख्य रूप से समताप मंडल में ही पाई जाती है। तथा यदि ओजोन की बात करें तो जो ओजोन समताप मंडल की अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मौसम प्रक्रियाएं नहीं पाई जाती। इसीलिए जो पायलट होते हैं वो हवाई जहाज को हमेशा समताप मंडल में ही उड़ाते हैं। समताप मंडल के बाद अगला जो महत्वपूर्ण मंडल है वो है मध्य मंडल। जो मध्य मंडल है यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर तापमान पुनः घटने लगता है तथा यह सबसे ठंडा क्षेत्र, यहाँ पर जो तापमान है -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। जो आपका मध्य मंडल है यहाँ पर उल्का पिंड आकर जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसको याद रखना है कि जो मध्य मंडल है यहाँ पर उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ मध्य मंडल में एक विशेष प्रकार के बादल बनते हैं जिन्हें हम नॉक्टिल्यूसेंट बादल कहते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट बादल कहते हैं। और जो नॉक्टिल्यूसेंट बादल है यह मुख्य रूप से गर्मियों के समय में ध्रुवों के या पोलर के पास पाए जाते हैं या बनते हैं। तो जो मध्य मंडल है इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर। यहाँ पर तापमान पुनः घटने लगता है जो कि लगभग -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसी मंडल में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं तथा यहाँ पर एक विशेष प्रकार के बादल बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉक्टिल्यूसेंट बादल। मध्य मंडल के बाद अगला जो महत्वपूर्ण मंडल है वो है ताप मंडल। और इसी के अंतर्गत आपका आता है आयन मंडल। तो इसकी जो ऊंचाई है 80 से लेके 400 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। यहाँ पर तापमान ऊंचाई के साथ तेजी से बढ़ता है। इसको याद रखना है कि यहाँ पर तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। रेडियो संचार के लिए आयन मंडल यहीं पर पाया जाता है। और भारत सरकार या अन्य जो स्पेस एजेंसियां हैं जो भी उपग्रह भेजती हैं वो सभी उपग्रह इसी अंतरिक्ष में या इसी परत में पाए जाते हैं, यहीं पर काम करते हैं। यदि हम आयन मंडल की बात करें, जो आयन मंडल है यहाँ मुख्य रूप से जो परतें पाई जाती है उसमें है आपकी डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर।
जो डी लेयर है यह मुख्य रूप से 80 किलोमीटर से लेके 99 किलोमीटर के एरिया में पाई जाती हैं और यह लो फ्रिक्वेंसी वाली रेडियो तरंगों के परावर्तन में सहायक होती है। वही हम बात करें ई लेयर की, जो ई लेयर है यह मुख्य रूप से 99 से 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होती है तथा ई लेयर को ही कैनली हैविसाइट परत कहा जाता है तथा ई के का ही सेकंड भाग है जिसे हम कहते हैं E2, और जो E2 है यह मुख्य रूप से पराबैंगनी सौरिक विकिरण के कारण इसका निर्माण होता है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण परत है वो है F, और F को भी हम दो भागों में बांटेंगे, F1 व F2। यह मुख्य रूप से इन्हें हम अपलीटन परत कहते हैं, अपलीटन परत के नाम जिसको जाना जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण परत है वो आपकी जी लेयर है, और अभी तक हमने जो लेयर पढ़ी हैं जैसे डी, ई और एफ, ये लेयर केवल और केवल दिन के समय में प्राप्त होती हैं। वहीं पर जो जी लेयर है यह दिन व रात दोनों में प्राप्त होती है। तो हमें याद रखना, तापमान जो तापमंडल है इसी के अंदर आयन मंडल आता है, और आयन मंडल में हम विभिन्न लेयर के बारे में पढ़ते हैं जैसे डी, ई और एफ और जी के बारे में। जो ई लेयर है, जो डी लेयर है यह मुख्य रूप से 80 से 99 किलोमीटर की ऊंचाई पाया जाता है। जो ई लेयर है वह 99 से 130 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है तथा इसे हम कैनली हैविसाइट परत भी कहते हैं। इसके पश्चात जो एफ लेयर है यह मुख्य रूप से इसे हम अपलीटन परत भी कहते हैं तथा ये सभी परतें केवल दिन में प्राप्त होती हैं। वहीं जो जी लेयर है ये दिन व रात दोनों में प्राप्त होती है। तापमंडल के बाद अगला जो महत्वपूर्ण मंडल है वह है बहिर्मंडल, और जो बहिर्मंडल है ये 400 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं। तो हमने यहाँ पर क्षोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल के बारे में देखा है। अब हमें पता होना चाहिए जो वायु की ये लेयर है ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो मानव जीवन पर इनका प्रभाव क्या पड़ता है। तो यदि हम क्षोमंडल की बात करें तो क्षोमंडल मौसम और जलवायु को नियंत्रित, कृषि, दैनिक जीवन का प्रभाव, ये सभी कार्य जो है क्षोमंडल के अंतर्गत होते हैं। दूसरी जो आपकी लेयर है वो है समतापमंडल। यहाँ पर मुख्य रूप से ओजोन परत पाई जाती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तीसरी जो लेयर हमने मंडल देखा वो मध्यमंडल, और यहाँ मध्यमंडल उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है। अगला जो मंडल हमें देखा वो है तापमंडल, और तापमंडल संचार और उपग्रह संचार के में सहायक होता है। अगला जो महत्वपूर्ण मंडल है वो है बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच संक्रमण क्षेत्र होता है। विद्यार्थियों को याद रखना है जो वायुमंडल की प्रत्येक परत है यह पृथ्वी पर जीवन की रक्षा और संतुलन बनाए रखने में विशेष योगदान देती है। विद्यार्थियों, जो ये लेयर हमने पढ़ी हैं क्षोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल तथा बहिर्मंडल, इनका मानव के जीवन पर क्या प्रभाव, ये मानव के जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है, इसका पता होना चाहिए। साथ ही हमें वायुमंडल की प्रत्येक परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा और संतुलन बनाए रखने में इनका विशेष योगदान रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने वायुमंडल की 5 परतों के बारे में विस्तार से अध्ययन समझा। अब आप खुद से सोचिए हमारे जीवन के लिए कौन सी परत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों है। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगले लेक्चर में हम वायुमंडल में ताप और दाब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Thank you.